देखो, कल हमने इंटरनेट देखा था और इंटरनेट से संबंधित कुछ जो प्रमुख शब्दावली है उनको समझा था कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है और उनकी केवल अर्थ या परिभाषा कह लो या अवधारणा होती क्या है। तो देखो, उसी से संबंधित एक दो चीज और है, उनको देख लेते हैं। जैसे एक है अकीला परियोजना, अकीला प्रोजेक्ट, और एक है लून परियोजना। अकीला परियोजना और लून परियोजना, ये दोनों ही परियोजनाएं रिमोटेस्ट एरिया में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। ऐसी जगह जहां पर ना तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध हो पा रहा है और ना ही वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो पा रहा है, उन जगहों पर अकेला परियोजना फेसबुक संचालित कर रही है और लून परियोजना गूगल संचालित कर रहा है। गूगल की लून परियोजना और फेसबुक की अकीला परियोजना। यहां पे ये क्या कर रहे हैं कि जैसे एक मोबाइल टावर है, अब उसकी एक निश्चित रेंज होती है। अब कोई बहुत पहाड़ी एरिया है, वहां पे टावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे जगह के वो क्या कर रहे हैं, गुब्बारे स्थापित कर रहे हैं। गैस वाले जो गुब्बारे रहते हैं ना, उन गुब्बारों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा रहा है। वो गुब्बारे एक पड़ोस के टावर से कनेक्ट होंगे, एक गुब्बारा उससे, फिर उस गुब्बारे से दूसरा गुब्बारा, तीसरा गुब्बारा, ऐसे करके वो उन क्षेत्रों में इंटरनेट को पहुंचा रहे हैं जहां पर इंटरनेट किसी भी तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। ये विशेषकर अफ्रीकन कंट्री में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। भारत जैसे एक समय था जब हमारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट या कुछ पहाड़ी एरियो को छोड़ दिया जाए, वहां पे भी लगभग किसी न किसी रूप में हमने इंटरनेट पहुंचा दिया। अफ्रीकन कंट्री में ये ज्यादा है। आपको तो बस ये याद रखना है कि अकेला परियोजना क्या है और फेस परियोजना, लून परियोजना क्या है और ये क्या काम कर रही है। अकीला फेसबुक की है, लून गूगल की है, और ये क्या है, रिमोटेस्ट एरिया में या ऐसे क्षेत्र जहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां पर इंटरनेट उपलब्ध करा रही हैं ये दोनों अब कंपनियां। अब स्वाभाविक सी बात है कि कंपनियां क्यों करा रही हैं, क्योंकि कंपनियां भाई, जितने लोग इंटरनेट चलाएंगे उतने उनके कस्टमर होंगे। ठीक है। फिर एक शब्द होता है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी, देखो न्यूट्रलिटी तो समझते हैं, गैर निष्पक्षता कह लो या गैर भेदभाव कह लो, निष्पक्ष होके। और नेट, तो नेट पे क्या है, हमको कुछ निष्पक्षता की संबंधी ये अवधारणा है। तो देखो, नेट न्यूट्रलिटी का सीधा सा मतलब है कि इंटरनेट पर मिलने वाली सभी सेवाओं को बिना किसी वरीयता के उपलब्ध कराना। इंटरनेट पर मिलने वाली सेवाओं को बिना किसी वरीयता के उपलब्ध कराना। बिना किसी वरीयता के उपलब्ध कराना ही नेट न्यूट्रलिटी होती है। और इस नेट न्यूट्रलिटी को अब तो खैर विवाद कम हो गया है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि नेट न्यूट्रलिटी का जो विवाद हुआ था उसमें सरकार ने बोला था कि हाँ, नेट पर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, और जो यदि इस न्यूट्रलिटी को पालन नहीं करेगा उसको उसके तहत जुर्माना या सजा जो भी व्यवस्था थी। तो 2021 में हमारे यहाँ पे इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि नेट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखो, नेट न्यूट्रलिटी मतलब नेट पर मिलने वाली सभी सेवाएं बिना किसी वरीयता के उपलब्ध हो, बिना किसी वरीयता के उपलब्ध हो। ये जो विवाद चालू हुआ था, दरअसल विवाद 2016 में चालू हुआ था, जब एयरटेल ने घोषणा करी थी कि एयरटेल की सिम पर बिना नेट के आप फेसबुक चला सकते हो।
2016 की बात है, बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपके मोबाइल में फेसबुक चलेगा, ये एयरटेल ने सुविधा दे दी थी। अब देखो उस समय की बात है भाई, फेसबुक एक अलग सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप एक अलग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अभी देखेंगे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप है। उसमें से क्या है, एयरटेल केवल फेसबुक को चला रहा है, बाकी कोई सुविधा नहीं दे रहा है। तो इससे होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक से जुड़ेंगे, क्योंकि फेसबुक एयरटेल के मोबाइल में बिना नेट के चल रहा है। तो व्यक्ति एयरटेल की सिम भी लेगा और उनका फेसबुक फ्री में चल रहा है, तो फेसबुक की भी कस्टमर बढ़ेंगे और एयरटेल के भी बढ़ेंगे। और फिर इससे होगा क्या कि दूसरी सोशल मीडिया साइट धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता कम होना चालू हो जाएगी और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी, फेसबुक की मोनोपोली हो जाएगी। और जब फेसबुक की मोनोपोली हो जाएगी तो फिर वो अपने हिसाब से कस्टमरों का शोषण करेगी। तो इसलिए फिर क्या है, उस समय बहुत विवाद हुआ था कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेके बहुत विवाद था। लेकिन अब वो विवाद समाप्त हो गया है और वर्तमान में तो ये स्थिति है कि पूरी दुनिया में ये इस बात पर सहमति है कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। नेट पर सभी मिलने वाली सेवाओं को बिना किसी वरीयता के उपलब्ध होना चाहिए। यदि इस पे अब हो तो सरकार फिर क्या है, जुर्माना लगाती है, एंड्रॉइड पे लगाई है, गूगल पे लगाई है, समय समय पर जब भी क्या है नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन होता है इसका सरकार जुर्माना लगाती है। देखो गूगल भी नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन करता है। गूगल का भाई नेट न्यूट्रलिटी क्या कह रहा है कि इंटरनेट पर मिलने वाली सभी सेवाएं बिना किसी वरीयता के उपलब्ध हो। आपने गूगल पे कोई सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, उन्होंने कहा बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, या आपने क्या कि बेस्ट टीचर फॉर जीएस या जीएस टीचर, कुछ भी। अब होता क्या, गूगल करता क्या था कि जो गूगल को पैसा देता था वो गूगल, आपने ये सर्च किया और पहले नंबर पे ही उसका आएगा, दूसरे नंबर पर जिसने थोड़ा कम पैसा दिया, तीसरे नंबर पर कम पैसा दिया, और जिसने पैसा नहीं दिया उसका तो दूसरे तीसरे पेज में आ रहा है। अब आपने गूगल सर्च किया और पहला पेज जो आया, आपको लगा कि यही वास्तविक सत्य है और इसी पे क्लिक कर दिया और इसी से आप जुड़ गए। नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन है। फिर ये जब इस पे प्रतिबंधित किया ना सरकार ने, तो अब देखो गूगल को क्या करना पड़ता है, गूगल करता तो यही है लेकिन उसमें वो लिख देता है नीचे ऐड। आप जब भी गूगल सर्च करो इसको मत खोलो। जैसे आपने गूगल सर्च किया तो आप देखोगे पहला जो उसका सर्च रिजल्ट है वो ऐड ही होगा, संभवतः है दूसरा सर्च रिजल्ट भी ऐड ही होगा। तो जो आप ऐड पे क्लिक कर रहे हो तो मतलब आप सही जानकारी नहीं है, वो तो क्या है प्रचार कर रहे हो, गूगल को पैसे दिए इसलिए गूगल ने उसको पहले ले आया है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ऐड लिखा नहीं है, मतलब फिर वो वास्तविक रिजल्ट वहां से शो कर रहा है। तो ये पहले ऐड नहीं लिखता था गूगल, सीधे ऐसा बता देता था, तो व्यक्ति को पता नहीं चलता था कि ये वास्तविक है या इसमें पैसे देके आया है। लेकिन हाँ अब आप देख सकते हो कि उसके नीचे ऐड लिखा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट है, गूगल को पैसे दिए गए हैं इसलिए पहले नंबर पर आ रहा है। तो अब थोड़ा समझदार होगा। अब हालांकि लोगों को इतना भी नहीं पता, वो तो ऐड कोष्टक में लिखा है तो भी नहीं देखते और जो गूगल का रिजल्ट आया उस पर पहले क्लिक करके और जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, जबकि वो क्या होता है ऐड। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐड लिखा, उसको खोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पैसा से चल रहा है, वास्तविक जानकारी आपको नीचे दिखाई देगी। तो अब नेट न्यूट्रलिटी लागू होने के बाद गूगल को भी यहाँ पर ऐड लिखना पड़ता है। ज्यादातर जो नेटवर्किंग साइट है, इंटरनेट पर जो बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, ये सब क्या है पैसे के आधार पर ही सेवाओं में भिन्नता करती है। मतलब जिनने पैसा दिया उनको पहले दिखा दिया, जिनने पैसा नहीं दिया उनको नहीं दिखा रहा है, तो इसी को प्रतिबंधित। ऐसे अमेजोन भी करता था। आप अमेजोन से जो सामान लेते हो ना, अमेजोन अमेजोन क्या करता था, जैसे कंपनी का सामान बिक रहा है, वो तो ठीक है कि ये फलानी कंपनी का है, लेकिन अमेजोन ने क्या किया कि लोकल मार्केट से सामान खरीदा और उस पर अपना लेबल चप बेचना चालू कर दिया। अब जब अब अपना अमेजोन पे जूता सर्च कर रहे हो तो वो क्या है, अमेजोन खुद के अपने बताने लगता था, बाकी जो जूता बिकता है उनने कहा कि स्केचर का, नाइकी का, उनको पीछे बता रहा है खुद का। तो इसमें भी फिर बदलाव लाया गया और अब इसको भी लिखना पड़ता है यहाँ पर स्पॉन्सर्ड बाय अमेजोन। आप देखोगे प्रोडक्ट पे लिखा रहता है नीचे कि किसका प्रोडक्ट है, पहले लिखता ही नहीं था, सीधे उन्होंने कहा कि जूता आ गया है। अब लिखना पड़ता है कि स्पॉन्सर्ड बाय अमेजन, मतलब आप ये समझ जाओ कि अमेजन का खुद का जूता इसलिए बार बार दिखा रहा है, आपको जो चाहिए वो आप सर्च करके देखो, ठीक है ना। तो ये नेट न्यूट्रलिटी है, नेट पर मिलने वाली सेवाओं को बिना किसी
वरीयता के हमको सबको उपलब्ध कराना। और ये कौन? जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर में सभी आ गए, आपके इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने वाले आ गए, आपके इंटरनेट सेवाएं, इंटरनेट पर जो सेवाएं हैं जैसे गूगल, फेसबुक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एयरटेल, जियो, ये सब सबके लिए नेट न्यूट्रलिटी की अवधारणा को फॉलो करना आवश्यक है। आप यदि पैसा लेके दिखा रहे हो तो बताओ कि इसमें ऐड, मतलब स्पष्टता होनी चाहिए, अपने छुपा के वरीयता नहीं दोगे। क्योंकि आपने जैसे लिख दिया ऐड, अब व्यक्ति को पता चल गया है कि ये तो ऐड है, इस पे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये शब्द होता है नेट न्यूट्रलिटी। बहुत विवाद हुआ था इसमें भी, अब तो खैर नहीं है विवाद। फिर एक शब्द है बिग डाटा, बिग डेटा। बिग डेटा बड़ा डाटा, बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सूचना और आंकड़ाओं के संघर्ष को, वो संग्रह को बिग डाटा कहते हैं। बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, संरचित और असंरचित सूचना और आंकड़ों के संग्रह को बिग डाटा कहते हैं। बड़ी मात्रा में, छोटे मोटे डाटा की बात नहीं हो रही, बिग डाटा, करोड़ों लोगों का एक साथ सूचना है, करोड़ों सूचना है। जैसे फेसबुक, करोड़ों कस्टमर है अकेले भारत में, पूरे विश्व में देखा जाए तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन सब लोगों का डाटा किसके पास है? फेसबुक के पास। फेसबुक का अपना एक सर्वर है, सोचो कितना बड़ा सर्वर होगा कि पूरी दुनिया के लोग फेसबुक से जुड़े हैं। लेकिन कभी काल साल में एक आध बार या 2-4 साल में एक बार आपको पता चलेगा कि फेसबुक आज डाउन है, जबकि पूरी दुनिया के कस्टमर उससे जुड़ रहे हैं। भारत के ही नहीं, भारत के करोड़ों तो है, पूरे विश्व के कस्टमर जुड़ रहे हैं इस फेसबुक से। तो सोचो फेसबुक ने अपना सर्वर कितना बड़ा स्थापित करके रखा। आइसलैंड में सर्वर स्थापित करके रखा अलग से उसने, बर्फ के ऊपर, क्योंकि मशीन चलती है ना कंप्यूटर सर्वर, तो गर्म होता है, तो उसने बर्फाच्छादित क्षेत्रों में, आप देखोगे कई किलोमीटर में उसका सर्वर स्थापित है। कभी आपको नहीं लगा कि फेसबुक का सर्वर डाउन है। यहाँ पे देखो बैंक के उनने कहा कि 10 लाख कस्टमर है, उनका हमेशा आड़े दूसरे सर्वर ही डाउन रहता है। छोटा सा सर्वर है, अच्छा बड़ा होना चाहिए, इतने करोड़ लोगों को एक साथ वो संचालित कर दे रहा है। अमेजन, यही अमेजन, इनका भी पूरी दुनिया में कस्टमर है, तो इनका सर्वर भी बहुत बड़ा है। इन लोगों के पास जो डाटा है, हाँ इसी में आपकी सरकार भी आ गई है। इन लोगों के पास जो डाटा है, उस डाटा को कह रहे हैं बिग डाटा। बड़ी मात्रा में लोगों की सूचनाएं एकत्रित है। गूगल, फेसबुक, इंस्टा, ये सब बिग डाटा। आपकी सरकार के पास भी आपकी बहुत व्यापक सूचनाएं हैं। ये सब क्या है? बिग डाटा के अंतर्गत आता है। अब देखो इस बिग डाटा का ही पूरा खेल है। वर्तमान समय में ये डेटा का ही सबसे ज्यादा, जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना ही मार्केट से पैसा कमा सकता है। ये इसी डाटा को ये लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं। आप देखो फेसबुक चलाते हो, फेसबुक चलाने का आप कोई पैसा नहीं देते हो। आप गूगल की विभिन्न सेवाओं का उपयोग करते हैं, गूगल ने कभी किसी सेवा का कोई पैसा एक्स्ट्रा जब यूज करोगे, जैसे गूगल ड्राइव में जाओगे तब है, नहीं तो हर हम गूगल रोज सर्च कर रहे हैं, कहीं कोई पैसा नहीं है। और उसके बाद भी देखेंगे ये कंपनियां लगातार बड़ी होते जा रही हैं। यूट्यूब देखो, फ्री में दिखा रहा है, कितनी मूवी देख रहे हैं लोग यूट्यूब पे, फ्री गाने सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई पैसा नहीं है। तो इनके इनकम का सोर्स क्या है? इनके इनकम का सोर्स यही आपका बिग डाटा है। देखो इनमें ये एड से पैसा कमाते हैं, लेकिन यहां पर एड का थोड़ा सा सिस्टम बदल जाता है। अब आपने गूगल सर्च किया कि बेस्ट कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, गूगल ने पकड़ लिया। अब गूगल इसको क्या है? बेचेगा। दिन भर में जितने लोगों ने ऐसी जानकारी इकट्ठी करी होगी उनकी लिस्ट बनाएगा। फिर कोई कोचिंग वाला आएगा कि हमको ऐड करना है, तो वो क्या बताएगा कि इन लोगों ने, ये लोग कोचिंग करने की सोच रहे हैं, इनको ही ऐड करो। ये तो खुले तौर पे ऐड होता ही है। वो क्या करता है? इस डेटा को बेच देता है। हालांकि ये इलीगल है, लेकिन मैं बता रहा हूं डेटा को बेचता है।
और इतनी तीव्र बेचता है कि आप सोचते भी नहीं। आप कुछ नहीं करो, एक गूगल पे एक जूता सर्च कर लो 2 मिनट के लिए केवल, और फिर तुम फेसबुक जाओ, फिर तुम किसी भी सोशल नेटवर्क, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, उस जूते का ही ऐड आना चालू हो जाएगा। मतलब सोचो उनका एल्गोरिदम कितनी फास्ट काम कर रहा है। आपने सर्च किया, गूगल ने देखा और गूगल ने तत्काल भेज भी दिया कि अच्छा जूता, तो जूते के लिए जूता कौन कौन बेचता है, उनका अमेजन पे बिकता है, फ्लिपकार्ट पे बिकता है, जो जूता बेचने वाली सब कंपनियां, सबको मैसेज भेज दिया कि फला फला व्यक्ति है, इसका ये मोबाइल नंबर है, इसका ये ईमेल एड्रेस है, इसका ये फेसबुक आईडी है, इसका ये इंस्टा है, इसका ये सारा एक साथ भेज दिया, और ये जूता सर्च कर रहा है, जल्दी से जल्दी इसको जूता बेचो। अब आपके ऊपर जूतों की बारिश हो गई चालू कि आपने फेसबुक चलाया, जूते का ऐड आया, आपने यूट्यूब चलाया, जूते का ऐड चला। आप यदि इंटरनेट पर कोई वीडियो देख रहे हैं, देखो आप टीवी पे कोई वीडियो देखते हैं ना, तो कॉमन ऐड आती है कि लक्स साबुन की ऐड आ रही है, लेकिन यहां पर इनका एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है कि आपकी आईडी से आप लॉग इन हुए यूट्यूब में, तो आपको अलग ऐड दिखाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति अपने YouTube आईडी से देखेगा तो उसको अलग ऐड आएगा। ये इनका एल्गोरिदम इतना फास्ट। भैया अब आपको जूता लेना तो आपको जूता का ऐड दिखाएगा, सामने वाले को जूता का ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको जूता नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए है, वो कुछ और सर्च कर रहा था गूगल में इतने दिन से, तो उसको उस कंपनी का ऐड आएगा। तो ये बिग डेटा है, और ये बिग डेटा जो इनकी कमाई का स्रोत है। अब इसमें समस्या क्या है बिग डेटा में? बिग डेटा की सबसे बड़ी समस्या है लीकेज। इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हमारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां संरक्षित है। अब ये लीकेज ना हो, मतलब इनसे कोई चोरे नहीं है, इनसे कोई क्या ही चोरेगा, यही सबसे बड़े चोर हैं, ये खुद ही मार्केट में सारी जानकारियां आपकी बेच रहे हैं। क्या बोलेंगे कि भैया मेरे को 50,000 लोगों की जानकारी चाहिए, जो उनने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो गूगल क्या करेगा, ये लो 50,000 लोगों के मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल आईडी, और ज्यादा नहीं 1 रुपए में बेच देगा, 1 रुपए पर व्यक्ति, 50,000 रुपए दे देना। तो ज्यादातर कंपनियां क्या है, इनसे यही डाटा, और यही इनकी आय का मुख्य स्रोत है। ऐड तो दो हो रहा है, लेकिन ऐड में ही क्या है, आपकी जानकारी को बेचा जा रहा है। अब इसमें क्या है, सरकार की भूमिका आती है कि ये जो जितनी कंपनियां हैं जिनके पास बिग डाटा है, कोई भी भारत की कंपनी नहीं है, सारी कंपनियां कौन सी, विदेशी अमेरिकन कंपनी है, उनके सर्वर यहां पर स्थापित नहीं है, वो केवल भारत में सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपका यदि डाटा लीक हो रहा है, अब हमको तो ये भी लगता है कि ठीक है डाटा लीक भी हो जाएगा तो अपने जा ही क्या रहा है, ये अपने स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर जब क्या है आप भविष्य में किसी ऊंची जगह पर पहुंचोगे तो ये फिर आपको ब्लैकमेल करने के काम आएगी। मतलब आपकी डाटा का कहां में कैसे मिसयूज होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके विचारों को प्रभावित करने के लिए, देखो इस बिग डेटा का सबसे ज्यादा उपयोग वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टियां ही कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी में देख लिया कि फलाने व्यक्ति, उनने कहा कि यार मोदी जी का वीडियो कितने लोग देखते हैं, उनने कहा कि यार आज इन 10 लाख लोगों ने मोदी जी का वीडियो देखा। अब उनने कहा कि ये हमारे वोटर हैं, इनको भटकाना नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये बिग डाटा आपका बिक गया, आपका डाटा पॉलिटिकल पार्टी ने खरीद लिया, गूगल से पूछ लिया, फेसबुक से पूछ लिया कि कौन कौन राहुल गांधी का वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन मोदी जी का वीडियो देख रहे हैं। अब बस ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी, इनसे जानकारी खरीद ली, अब इन्हीं को फिर पैसे देंगी कि इस व्यक्ति को जैसे ये फेसबुक खोलेगा तत्काल हमारा ऐड दिखना चाहिए, जैसे ये व्हाट्सएप चलाएगा वहां पे भी हमारा विज्ञापन आना चाहिए, वहां पे भी हमारे मैसेज आने चाहिए, ये कहीं भी जाएगा सोशल मीडिया में, ये जैसे यूट्यूब खोलेगा पहले हमारा ऐड आना चाहिए। मतलब एक उदाहरण के रूप में ये बताओ ना कि जैसे भाई आपको सुबह आपने लक्स साबुन का ऐड देखा, अब आप फेसबुक देखे वहां पे भी आपको दिख रहा है लक्स साबुन का ऐड, आप इंस्टा पे गए वहां पे भी लक्स साबुन का, आपने यूट्यूब पे देखा वो भी लक्स साबुन का ऐड है, आप घर से बाहर निकले बाहर देखा लक्स साबुन का होर्डिंग लगा है, फिर आप 4 लोगों के बीच गए वहां पे भी लक्स साबुन की बात कर रहे हैं। आपके जीवन में लक्स साबुन इतना हो गया, आप त्रस्त हो गए इससे। अब जब आप मार्केट में दुकान पे साबुन लेने जाओगे तो बिना सोचे समझे बोल दो कि लक्स दे दो, और आपको लगेगा कि मेरी पसंद है। आपकी पसंद नहीं है, आपकी पसंद बताई गई है, क्योंकि व्यक्ति की विचारधारा बनती कैसी है, उसकी जो सोच बनती क्या है, सूचनाओं के आधार पर, और आपकी सूचनाओं पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, तो दिन रात एक ही सूचना दी जाएगी, एक ही सूचना दी जाएगी दिन रात, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। वर्तमान में देख ही रहे एक पॉलिटिकल पार्टी इसका किस रूप में उपयोग कर रही है। तो ये बिग डाटा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई भी कंपनी भारत में नहीं है, भारत की कोई कंपनी नहीं है, सर्वर नहीं है,
हम इन पे हमारा इन पे कोई कंट्रोल भी नहीं है। अब सरकार को चाहिए कि इनसे ये बोलना चाहिए कि आपके पास जितने भारतीयों का बिग डाटा है वो यहां पर सरकार को दो, हमारे पास होना चाहिए, तुम रख नहीं सकते उसको। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम इनसे डेटा लेके रख ले। फेसबुक ने अपना जितना बड़ा सर्वर बनाया है उतना बड़ा सर्वर ही नहीं है हमारे पास। 5 मंजिला इमारत बराबर हमको एक सर्वर बनाना पड़ेगा तब जाकर इतना डाटा। भाई डाटा के लिए हार्ड डिस्क चाहिए ना, तो एक व्यक्ति का डाटा थोड़ी है, करोड़ों व्यक्ति की करोड़ों जानकारियां हैं, तो कितने बड़े स्तर पर हमको सर्वर स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार मांगती नहीं इनसे डाटा, बस भारत सरकार ये बोलती है कि देखो लीकेज मत होने देना, बात बात हमारी है बस। लीकेज कर भी देंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इनके पास क्या है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बिग डाटा भी एक बड़ी चुनौती है वर्तमान में। और इस बिग डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक श्री कृष्ण समिति बनाई थी। श्री कृष्ण समिति बनाई थी और इस श्री कृष्ण समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला था, एक डीपीए गठित की जाए, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन करने की इसने सिफारिश की थी। और इस डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन करने के लिए लोकसभा में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था, डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, विधेयक था अभी तो वो, डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, लेकिन ये अभी तक पारित नहीं हो पाया। वो यही आपके बिग डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी जो जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसी के लिए क्या है, डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया। ये श्री कृष्ण समिति याद रखना, उसने क्या बोला था, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के गठन की बात करी थी। इसको फिर क्या है, सरकार ने इसको स्थापित करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने के लिए एक विधेयक लाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है ना। तो ये बिग डेटा और उससे संबंधित बातें हैं। फिर एक शब्द है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जब एक कॉमन मेमोरी का उपयोग एक साथ कई लोगों द्वारा किया जाता है, जब एक कॉमन मेमोरी का उपयोग एक साथ कई लोगों द्वारा किया जाता है, जब एक कॉमन मेमोरी का उपयोग कई लोगों द्वारा एक साथ किया जाता है, तो यही अवधारणा क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। मतलब देखो, अभी हम क्या है, जैसे हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल की लिमिट है, मान लो 100 जीबी कैपेसिटी है हमारे मोबाइल की, 100 जीबी या फिर 50 जीबी, 25 जीबी, सबकी अपनी अलग अलग है। आपका मोबाइल, आपने फोटो खींचा, फोटो खींचते खींचते मोबाइल भरा जाता है, तो फिर गूगल आपको सुविधा देता है, एक एप्लीकेशन है ना गूगल फोटो करके, वो 15 जीबी तक आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। आपके 15 जीबी मुफ्त, 15 जीबी तक गूगल फोटो मुफ्त उपलब्ध कराती है, आपका डाटा वो सुरक्षित रखती है, आपके मोबाइल की मेमोरी नहीं भराती। ये 15 जीबी क्या है, ये 15 जीबी गूगल अपनी तरफ से, गूगल के सर्वर में ये सेव हो रही है फोटो आपकी जाके, और आप जब चाहिए वो तत्काल इंटरनेट के माध्यम से आप उसको डाउनलोड करके और देख सकते हो। ये है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका जो आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें आपका डाटा सेव हो रहा है, लेकिन अब आपका डाटा किसी और दूर रखी कहीं हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। तो दूर रखी है ना, तो क्लाउड ऊपर कहीं, तो बाहर कहीं रखा है, उसके माध्यम से आप ये काम कर रहे हो, यही कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे गूगल ड्राइव, जी ड्राइव 15 जीबी तक फ्री देता है, 15 जीबी के बाद वो कहता है अब पैसे ले आओ, 100 रुपए महीना, 50 रुपए महीना, जो भी लेता है, 100 जीबी तक का फिर आपको कैपेसिटी दे देता है कि 100 जीबी हम आपको अपनी हार्ड डिस्क में दे रहे हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहो इंटरनेट से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही सुविधा कहलाती है
क्लाउड कंप्यूटिंग। सरकार ने भी अपना एक क्लाउड कंप्यूटिंग बनाया मेघराज नाम से, भारत सरकार ने लोगों से कह रहे हैं इसमें अपना डाटा तुम चाहो तो सेव कर सकते हो। सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, मेघराज। ठीक है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब वही हम अपने डाटा को कहीं और दूसरे हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, कहीं रखा हुआ है। हर कंपनी अपना अपना उपलब्ध कराती है, गूगल का है, एप्पल का है, सबका अपना अपना क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक शब्द होता है जिसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। इसी का संशोधित रूप है एज, EDGE, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग क्या होती है? देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि आपका जो डाटा है वो कहीं और संग्रहित है। जैसे गूगल ड्राइव है तो गूगल का जहां पे सर्वर होगा वहां पे उसने अपनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है उसमें संग्रहित। अब आपको जब डाटा एक्सेस करना है तो स्वाभाविक सी बात है इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट कैसा चाहिए? तीव्र गति का इंटरनेट चाहिए। इसमें क्या है, लेटेंसी की समस्या चली जाती है। लेटेंसी मतलब क्या है, थोड़ा सा देर लग जाती है क्योंकि बहुत दूर है, और यदि मान लो नेट कमजोर है तो फिर आप क्या है इसको एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। इस समस्या को दूर करने के लिए एक अवधारणा, इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। एज, एज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किनारा। कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, जो यूजर है, यूजर और उसका जो डाटा का संग्रहण है वो बहुत दूर है। भाई गूगल ने तो अपना सर्वर अमेरिका में लगा के रखा है और हम उसकी गूगल ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं, तो सोचा हम अमेरिका से डाटा यहां पर एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो यूजर है क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा एज कंप्यूटिंग की, वो भी आपको डाटा ही दे रहा है, लेकिन क्या है, यूजर के बगल में होता है। यूजर के बगल में सर्वर रखा है जहां पर वो अपना डाटा सुरक्षित रख रहा है। ये अवधारणा कहलाती है एज कंप्यूटिंग। एज मतलब किनारा। जो काम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहा था वही काम कर रहा है एज कंप्यूटिंग, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में जो उनका हार्ड डिस्क है, सर्वर बहुत दूर है और ये बिल्कुल बगल में है। अब तुम कहोगे जब बगल में ही तो फिर वो तो मतलब क्या है, तो ये जो एज कंप्यूटिंग दरअसल क्या है, बड़ी बड़ी फर्मों के लिए है। जैसे कोई फैक्ट्री है, वहां पर उन्होंने कहा कि 1000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, अब उनको हमको क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सुविधा उपलब्ध करानी है। तो यदि वो उनके बगल में होगा तो डाटा एक्सेस करना बहुत तेज हो जाएगा। ये है एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, अमेरिका में रखा हुआ है, वहां से कोई भी व्यक्ति क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकता है। भारत सरकार ने दिल्ली में स्थापित कर दिया है, वहां से उपयोग कर लो। लेकिन एज में क्या होगा, आपके जस्ट बगल में ही होगा, डेटा का संग्रह बगल की डिवाइस में ही किया जाता है, और यही अवधारणा कहलाती है एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में क्या है, लेटेंसी की समस्या नहीं जाती। क्लाउड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, लेटेंसी। हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, यहां पर तो क्या है, बहुत तेजी से डाटा एक्सेस हो सकता है। तो ये बड़ी बड़ी फर्मों के लिए उपयोगी है। जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा आ रही है कि पूरी मशीनरी इंटरनेट से चल रही है, उसको बड़ी मात्रा में डाटा की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डाटा संग्रह करने के लिए हम कितने क्लाउड कंप्यूटिंग लेंगे, और क्लाउड कंप्यूटिंग इतना दूर रहेगा और पता चला लेटेंसी की समस्या आ गई तो एआई सही से वर्क नहीं कर पाएगा। बगल में यदि आपका डाटा संरक्षित है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो देखो इतनी बातें इंटरनेट से संबंधित है। अभी के लिए अपने इंटरनेट में इतना ही है, आगे कुछ यदि दिखाई देगा तो और बता दूंगा मैं। अब हमको इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब देखो सोशल नेटवर्किंग साइट अवधारणा, उसके लाभ हानि, अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सब मेंस के टॉपिक है कि भैया सोशल मीडिया के क्या लाभ है, क्या हानि है, उसकी क्या भूमिका है समाज में, वो सब अपने प्री में कुछ नहीं पूछेगा। अपने प्री में कुछ क्या है, अपन को केवल फैक्ट दिखाई देंगे, उन फैक्टों पर ही हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखो बेसिक नाम से भी समझ आ रहा, सोशल नेटवर्किंग साइट। नेटवर्किंग आप जानते हो, कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं, साइट तो एक ऐसी साइट है जो सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम करती है। सोशल नेटवर्क कहते हैं ना कि इनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा, मतलब ये समाज में बहुत तेज जुड़े हुए हैं। तो यही है कि
व्यक्ति और समाज या व्यक्ति व्यक्तियों के भी जो संबंध स्थापित करता है जो कंप्यूटर, उसी को क्या है, सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। और वो साइट जो ये सुविधाएं उपलब्ध कहलाती है, सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक लोगों को जोड़ रही है ना। आपने अपनी एक फोटो अपलोड की, आपके दोस्तों ने उसको देखी, उस पर कमेंट कर दिया, तो एक साथ आप कितने लोगों से जुड़ गए। व्हाट्सएप भी लोगों को जोड़ रहा है। ये सब सोशल मीडिया ऐप है या सोशल मीडिया साइट है। अब देखो, इसमें हमको कुछ फैक्ट याद रखने हैं, उन फैक्टों पर ही हम फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो सोशल नेटवर्क शब्द है, सोशल नेटवर्क शब्द, ये शब्द देने वाला सबसे पहला व्यक्ति है जे एस बार्नेस। जे ए बार्नेस। सबसे पहले 1950 में इसने सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग किया। सोशल नेटवर्क शब्द का प्रयोग किया। फिर इसके बाद आपको जो याद रखना है, अब तो सीधे सीधे हमको पहला उनने कहा कि सोशल मीडिया ऐप कौन सा था, ऐसी चीजें। तो अपन तो देखो कुछ प्रमुख सोशल मीडिया ऐप देख लेते हैं, कुछ प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली है लिंक्डइन। लिंक्डइन, लिंक्डइन, इसकी स्थापना 2000 में हुई, यूएसए कैलिफोर्निया। यूएसए कैलिफोर्निया, ठीक है ना। अब देखो, हमको एक बारीक बारीक अंतर याद रखना है ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप में। जैसे लिंक्डइन, लिंक्डइन की क्या विशेषता है, हम में से कोई लिंक्डइन नहीं चलाता। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ये जो लिंक्डइन है केवल और केवल क्या है, प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल मतलब भाई ऐसा है, प्रोफेशनल तो जो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो प्रोफेशनल है। लेकिन क्या है, जो कॉर्पोरेट हाउस के प्रोफेशनल है, कंपनी के सीईओ है, एमडी है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर केवल क्या है, कैरियर और बिजनेस, इसकी ही बात होती है। तो हम तो जैसे फेसबुक चलाते हैं, जो थोड़ा सा शहरी है वो ट्विटर चला लेता है। लेकिन जो बिग कॉर्पोरेट हाउस में जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या है, लिंक्डइन चलाते हैं। लिंक्डइन में क्या है, उनकी जॉब प्रोफाइल बनी रहती है, कौन है, कहाँ है, कैसा क्या है, उसको आगे बढ़िया कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही सब लोग जुड़ते हैं इससे और यही लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने का एक ऑप्शन होता है, मतलब वही लोगों से जुड़ने के लिए। तो ये आपकी लिंक्डइन हो गई। फिर एक है स्काइप ऐप। एस के वाई पी ई, स्काइप। देखो ये 2003, और ये सबसे क्या है, ये हमारा फ्री वीडियो मैसेंजर ऐप है स्काइप। वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने वाला है। सबसे पहले इन्हीं ने 1-to-1 कॉल की सुविधा प्रदान की थी। तो ये स्काइप ऐप है। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा एक वीडियो कॉलिंग ऐप है। फिर इसके बाद आप फेसबुक, फेसबुक 4 फरवरी 2004, 4 फरवरी 2004 मार्क जुकरबर्ग ने इसका प्रारंभ किया था।
मार्क जुकरबर्ग। और ये दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबसे ज्यादा यूजर इसी सोशल मीडिया ऐप के हैं। जुकरबर्ग है, इसका मुख्यालय भी यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और ये जो फेसबुक है इसका कंट्रोल आजकल मेटा, ये इनकी पेरेंट कंपनी है, इसके द्वारा किया जाता है। उनने अपना नाम चेंज कर लिया। अभी उनने एक नई सोशल मीडिया ऐप भी लॉन्च की थी जो फ्लॉप हो गई पूरी तरीके से। मेटा के नाम से उसने लॉन्च की थी, इंस्टा की जैसी ही थी लेकिन फ्लॉप हो गई वो भी। कोई नहीं, उसको पहले दिन डाउनलोड हुआ लेकिन फिर धीरे धीरे कोई जुड़े उससे, वो नहीं चल पाई, ले दे के फ्लॉप है। मेटा के नाम से ही आई थी। तो ये मेटा आजकल इस फेसबुक की पेरेंट कंपनी हो गई है। तो ये मेटा के नाम से, मेटा इंक के नाम से ये फेसबुक का संचालन किया जा रहा है। मतलब मेन कंपनी हो गई मेटा। फिर इसमें हाँ, ट्विटर, इसमें बहुत बदलाव हुआ है। ट्विटर ट्विटर की स्थापना 2006 में जैक डॉर्सी के द्वारा की गई थी। 2006 जैक डॉर्सी के द्वारा की गई थी। और ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसमें केवल क्या है, कुछ आप बहुत छोटा शब्दों, जैसे 140 शब्द होता था पहले, कि केवल 140 शब्दों का आप एक मैसेज टाइप करके यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो। अब तो धीरे धीरे इसमें फोटो भी शेयर कर सकते हो, वीडियो, सब कुछ शेयर हो सकता है, लेकिन एक लिमिट है। अब शब्दों की सीमा भी 140 से 280 कर दी गई थी इसमें। 2006 में स्थापित हुई, 2022 में ये बिक गई। 2022 में इसको किसने खरीद लिया? एलन मस्क ने। एलन मस्क कौन है? स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसको 2022 में खरीद लिया। और खरीदने के बाद अभी हाल में 2023 में कुछ दिन पहले ही इसका नाम बदल के कर दिया एक्स। अब ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाएगा। ट्विटर किसके नाम से जाना जाएगा? एक्स के नाम से जाना जाएगा। और यदि ट्विटर का आपने जो चिन्ह देखा होगा, एक चिड़िया थी, अब वो कह रहा है हम उसको भी रिप्लेस कर देंगे, वो भी नया लाएंगे। तो ले देखे एलन मस्क ने उसको स्थापित किया और अपने हिसाब से वो उसको चला रहा है, अपनी घर की खेती टाइप। जब से उसने लिया है इसमें बहुत विवाद हुआ। तो देखो, इसकी आप दो डेट याद रखना, एक तो 2006 में जैक डॉर्सी के द्वारा स्थापित किया गया था और 2022 में एलन मस्क ने खरीद लिया, और 2023 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एक्स उसकी कंपनी है, स्पेस एक्स है। तो वो एक्स उसकी कंपनी है, तो उसने उसी के नाम से वो उसको संचालित कर रहा है। फिर है इसमें यूट्यूब, 2005। यूट्यूब 2005। इसको जो शुरुआत की गई थी पेपल के नाम से शुरू की गई थी। PAYPAL, पेपल। और इसमें 3 व्यक्तियों का नाम याद रखना आप। एक है चार्ड हार्ली, दूसरा है स्टीव चेन, और तीसरा है जावेद करीम। जावेद करीम। और इसका मालिक कौन है? गूगल। गूगल का ही है यूट्यूब, गूगल। और ये भी आप पता है, ये वीडियो शेयरिंग साइट है, आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारी सुविधा ये देता है। फिर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की शुरुआत 2010 में केविन सिस्ट्राम माइक क्राइगर, 2010। माइक क्राइगर
ये दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्यालय भी अमेरिका में है और इसको 2012 में फेसबुक ने खरीद लिया। 2012 फेसबुक 2012 में इसको किसने खरीद लिया? फेसबुक के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया। हाँ, माइक क्राइगर। माइक क्राइगर ये दोनों उसके संस्थापक थे। फेसबुक ने खरीद लिया इसको। देखो, पूरा सोशल नेटवर्किंग पे दो लोगों का कब्जा है, फेसबुक और गूगल। ये इतनी बड़ी कंपनी हो गए हैं कि अब ये किसी तीसरी कंपनी को पनपने भी नहीं देते हैं। या तो हम में मिल जाओ, नहीं हम तुमको खत्म कर देंगे, सीधी धमकी रहती है इनकी। इतने बड़े ज्वाइंट हो चुके हैं। व्हाट्सएप के साथ आप देख रहे हैं, व्हाट्सएप ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि फेसबुक को पीछे छोड़ दिया था। फेसबुक ने बहुत कोशिश करी थी व्हाट्सएप से compete करने की, लेकिन वो व्हाट्सएप को compete नहीं कर पाया। तो उन्होंने फिर दूसरा रास्ता, पिक्चर में देखे थे ना कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाए, इनके यही हाल है। गूगल और फेसबुक इतने बड़े जाइंट हो गए हैं कि अब वो इस फील्ड में किसी को टिकने नहीं देते हैं। पहले तो वो, अब सोचो इतने बड़े जॉइंट हैं तो इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास कर्मचारी हैं, नई नई चीजों को लगातार कर, देखो ना फेसबुक लगातार अपडेट होते रहता, रोज नया कुछ ना कुछ फीचर जुगाड़ करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि इसके बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति की एप्लीकेशन है या कोई साइट है जो लोकप्रिय होती है और वो उसको compete नहीं कर पाते, तो बस फिर इनके पास एक ही विकल्प बचता है, खरीद लेंगे। खरीदने के लिए ऐसा नहीं धमकी, मुंह मांगा पैसा, जितना चाहे उतना ले लो, मतलब तुम जितना सोच सकते हो उतना ले लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि कोई नहीं मानेगा तो फिर ये दूसरा रास्ता भी अपनाते हैं उसको खत्म करने का। लीगल इलीगल सारे रास्तों का उपयोग करते हैं। और इसलिए देखो कि सब, या तो कोई कंपनी गूगल में मिल जा रही है या फेसबुक में मिल जा रही है। इंस्टा भी मिल गया, व्हाट्सएप भी मिल गया, मतलब आप जो भी देखो या तो गूगल का है या फेसबुक का है। इनकी मोनोपोली स्थापित हो चुकी है। अब देखो, एलन मस्क का एंटर हुआ है ट्विटर के माध्यम से अभी, लेकिन केवल उनके पास ट्विटर ही है, लेकिन बाकी सब पे कब्जा इन्हीं लोगों का है। इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप। इसकी स्थापना 2009 और संस्थापक हैं जेन कूम और ब्रायन एक्टन, JANKOUM और ब्रायन एक्टन। ब्रायन एक्टन और 2014 में इसको फेसबुक ने खरीद लिया। ठीक है। और जब से फेसबुक ने खरीदा, आप देख रहे हो इसमें नई नई सुविधाएं जोड़ते गया। वो उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी कि पहले ज़्यादा MB की फाइल नहीं डिलीवर होती थी, लेकिन अब देखेंगे 100 MB तक की फाइल डिलीवर हो जाती है। और फिर और भी ज़्यादा उसकी क्षमता को उसने बढ़ा दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पहले केवल 256 बनते थे, अब 512 कर दिया। और भी धीरे धीरे वो सुविधाओं को बढ़ा रहा है। तो ये है आपकी व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप के बाद आप देखो एक और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम 2013, टेलीग्राम की स्थापना हुई 2013 में। और इसके जो संस्थापक हैं पावेल डोरवो। डोरोव और निकोलन डोरोव, निकोलिया, निकोलाई, इनके द्वारा की गई थी। ये भी एक मैसेजिंग ऐप है और बिना किसी सर्विस चार्ज के ये भी इन सब चीज़ों उपलब्ध कराते हैं। और आप भी इसके बारे में जानते हो कि ये इसकी क्षमता तो और बहुत ज़्यादा है, 2 GB तक की फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेलीग्राम भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है इस समय। बाकी तो देखो ज़्यादातर क्या है, बहुत सारी साइट है, जैसे गूगल प्लस भी हुआ करती थी। ऑरकुट सबसे पहले 2004 में चालू किया था गूगल ने। ऑरकुट बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन ऑरकुट को बंद कर दिया गया। कंपटीशन, ये नई
टिक पाई उनकी आगे। एक है कू ऐप, KOOAPP, कू ऐप। इसके संस्थापक हैं अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्वात्क। अप्रमेय राधाकृष्णन और मयंक विद्वात्क। कू ऐप, इसे भारत का ट्विटर कहते हैं। ट्विटर की नकल मारी भारतीयों ने और भारतीय भाषाओं में ट्विटर की तरह इनने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जबरन है, कोई जानते भी नहीं लोग इसको, दूर करने की तो, उपयोग करने की तो बात ही अलग है। हाँ, इसकी शुरुआत लिख रहे हैं 2020 बेंगलोर, 2020, और मुख्यालय कहाँ, बेंगलोर। और टेलीग्राम का मुख्यालय लिख लेना, दुबई में है टेलीग्राम का मुख्यालय, दुबई में। फिर एक और साइट है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट 2009 कैलिफोर्निया, 2009, मुख्यालय कैलिफोर्निया में, संस्थापक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें यह याद रखना कि ये एक इमेज शेयरिंग साइट है। ये क्या है, एक इमेज शेयरिंग साइट है। मतलब देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट के भी ग्रुप बना दिए गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट के भी ग्रुप बना दिए गए। ग्रुप बना दिए गए मतलब क्या है, एक कैटेगरी हो गई वीडियो शेयरिंग साइट, जो केवल वीडियो शेयरिंग करते हैं जैसे यूट्यूब। दूसरी हो जाती है आपकी इमेज शेयरिंग साइट, जो केवल फोटो का शेयर करते हैं, जैसे आप पिंटरेस्ट देखोगे वहां पे क्या है, फोटो शेयरिंग की जाती है। फिर एक है माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर। और तीसरी कैटेगरी होती है जॉब ओरिएंटेड या कैरियर ओरिएंटेड। ठीक है ना, तो देखो जैसे वीडियो शेयरिंग साइट के उदाहरण कुछ लिख लेना, यूट्यूब, वाइन, बाइट, बाइट पूरा है उसका बाइट डांस। तीसरा है कीक। चौथा है टीचर ट्यूब, टीचर ट्यूब। और एक और है BEME, बेमे। इमेज शेयरिंग साइट में एक तो अब भी बताई, PRI, हाँ, पिंटरेस्ट। और एक है फोटो शेयरिंग, फोटो शेयरिंग, फोटो शेयरिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग में आप जान ही रहे, ट्विटर है एक, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जाएगा। टम्बलर है एक, TUMBLER। और एक है ओपन डायरी, ओपन डायरी। और जॉब ओरिएंटेड में तो केवल एक है लिंक्डइन। ठीक है ना, तो देखो इतनी सोशल मीडिया ऐप के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनके संस्थापक, शुरुआत कब से क्या हुई है, ये बात है। बाकी देखो एक शब्द होता है वेब ब्लॉग।
ब्लॉगिंग करना है, जिसको कह रहे हैं ना माइक्रो ब्लॉगिंग। तो अब तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग है, लेकिन सबसे पहले जो ब्लॉग की शुरुआत हुई थी, ब्लॉग, इसको वेब ब्लॉग कहते हैं, 1999 में पीटर मार्लहोज, 1999, व्यक्ति का नाम याद रखना, पीटर। ठीक है ना, ब्लॉगिंग मतलब वेब ब्लॉग, वेब पे आके कुछ बातों को लिखना, वही कहलाता है वेब ब्लॉग। ठीक है, फिर ये देखो सोशल मीडिया से संबंधित सारी चीजों को तो अपन देख ही चुके हैं। इस सोशल मीडिया में एक शब्द होता था, ब्लू टिक, ब्लू टिक, ब्लू टिक। ब्लू टिक का मतलब सीधा एक मतलब होता था वेरिफिकेशन, वेरीफाइड अकाउंट है ये ट्विटर पे मिलता था, फेसबुक पे मिलता था ब्लू टिक। इसमें होता क्या था, जैसे ट्विटर ब्लू टिक देता था तो एक ऐसा सही का निशान लगा रहता था, ब्लू टिक। तो इससे ये पता चलता था कि ये अकाउंट ऑथेंटिक है और इसको ट्विटर ने सर्टिफाइड किया है। विशेष लोगों को मिलता था कि जब आपके एक निश्चित संख्या में फॉलोअर हो जाते थे, और उसमें भी ट्विटर को जिसका मन होता था ना उसी को देता था, मतलब हर कोई को नहीं मिलता था। एक वीआईपी चीज मानी जाती थी ब्लू टिक, कि हम वेरीफाई हो गए, आज बड़ी बात होती थी, मतलब हम वीवीआईपी हो गए। ट्विटर पे का एलन मस्क ने खरीदा, सबसे पहले उसने कहा कि जो 600 रुपए महीना देगा उसको मैं ब्लू टिक दूंगा, तुम्हारे कितने फॉलोअर इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी 600 रुपए दे और ब्लू टिक ले ले। तो अब जो ब्लू टिक कालर ऊंची कर घूमते थे कि हमारे पास ब्लू टिक है, हमारा वेरीफाइड अकाउंट, कोई इज्जत नहीं बची, क्योंकि 600 रुपए में कोई भी ले लेगा। तो बहुत से लोग वेरीफाई हो गए और बहुत से पुराने लोगों ने छोड़ दी कि हमें क्या मतलब, हम क्यों दे 600 रुपए तेको। तो अब तो इसका कोई प्रासंगिकता ही खत्म हो गई है। फिर है एक शब्द नेटिकेट, नेटिकेट। सोशल मीडिया साइट पर आप चैटिंग करते हो, उस संबंध में किया जाने, उस संदर्भ में किया जाने वाला शिष्ट व्यवहार। जब आप किसी भी सोशल नेटवर्क साइट, किसी व्हाट्सएप से बात कर रहे हो किसी व्यक्ति से, या फेसबुक पे हो, तो जब आप वो शिष्ट व्यवहार करते हो तो वो नेटिकेट कहलाता है। कि आपको सोशल नेटवर्किंग ऐप चलाना आता है, मतलब आप वहाँ पे इज्जतदारी से बात करते हो, तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो नेटिकेट कहलाता है। और इसके विपरीत यदि आप गलत अभद्रजनक भाषा का उपयोग करते हो तो वो उसके लिए एक शब्द होता है फ्लेम, FLAME, फ्लेम, गाली बकना फेसबुक पे जाके, तो आप फ्लेम, उसके लिए फ्लेम शब्द का उपयोग किया जाता है। फिर एक और शब्द होता है एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या है? एक्रोनिम्स ये है कि जब आप सोशल मीडिया साइट का उपयोग करते हो तो उसमें आप क्या है, कुछ चीजों को संक्षिप्त शॉर्ट में लिखते हो, तो वो संक्षिप्तकरण ही है ना, एक्रोनिम्स कहलाता है। जैसे आप पूरा शब्द लिखने की बजाय, जैसे एक शब्द बहुत लोग है, GOAT, गॉट, गॉट मतलब बकरी, लेकिन ये गॉड यहां पर इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये कहलाते हैं एक्रोनिम। ऐसे बहुत सारे हैं, LOL होता है, लाफ आउट लाउड, OMG, ओ माई गॉड, टेक केयर। ठीक है ना, आजकल व्यक्ति ओके के लिए केवल के लिख देता है, ये सब एक्रोनिम्स कहलाते हैं। तो ये शब्द याद रखना, नेटिकेट, फ्लेम, एक्रोनिम्स क्या होते हैं। फिर एक और होता है नेटिजन, एक शब्द है नेटिजन। नेटिजन क्या है, कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करता है उस व्यक्ति को नेटिजन कहते हैं।
नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने, तो हम सब नेटिजन हो गए हैं, नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वो व्यक्ति को कहते हैं नेटिजन। फिर एक और शब्द होता है इमोटिकॉन। इमोटिकॉन, इमोटिकॉन को हम अपनी भाषा में कहते हैं इमोजी, कि जब चैट करते समय जो सिंबल का उपयोग करते हो वो सब क्या कहलाते हैं, इमोटिकॉन। इमोजी जिसको हम कहते हैं वो बाद में आया, इमोटिकॉन कहलाता है। फिर एक और शब्द होता है कोलोबरेटिव फिल्टरिंग। कोला बैटरी, BORATIVE, फिल्टरिंग। सहयोगात्मक फिल्टरिंग, कोलाबरेटिव फिल्टरिंग। कोलाबरेटिव फिल्टरिंग मतलब क्या है कि यूजर अपनी रुचि के अनुरूप अपने आप को दर्शाने के लिए क्या है, जो फिल्टर का उपयोग करता है वही कहलाता है कोलाबरेटिव फिल्टरिंग। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि आपकी सुविधा के अनुरूप डाटा आपको दिखाया जाता है, या आपकी सुविधा के अनुरूप आपको जो जानकारी दी जाती है फिल्टर करके, वो कहलाता है सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ये आपकी ही डाटा को वो कॉपी करके और समझ जाता है एआई के थ्रू कि क्या आप देखना चाह रहे हो, और उसी के अनुरूप वो आपको जानकारी देता है। ठीक है, तो देखो इतनी बात का है सोशल मीडिया से संबंधित हो गई है। अब इसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अपन कल देखेंगे।